This conference will now be recorded. अद्य सोमवासरः अथवा इन्दुवासरः निज अश्विन शुद्ध तृतीया दिनांक 19 ऑक्टोबर 2020 चरक सूत्रस्थान अध्याय 27 शिंबी धान्य वर्ग शंखं चक्रं जलौकान् दधतमृतघटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यांशकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगगनप्रौढदावाग्निलीनं प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको ऋषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत्नं सत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम् अथ शमीधान्यवर्गः कषायमतरो वृक्षः शीतः पाके कटुर्लघु विशदश्लेष्मश्वित्तघ्नो मुद्गः सूक्योत्तमो मतः तर्हि मुद्गः अत्र सूक्योत्तमः कषायमधुरः वृक्षः शीतः पाके कटुः लघुः विशदः श्लेष्मपित्तघ्नः वृषः परं वातरः स्निग्धोष्णो मधुरो गुरु बल्यो बहुमूलः पौंस्त्वं माशः शीघ्रं ददाति च तर्हि माशः वृषः परं वातहरः यथा मया उक्तं वातहरः परम् अथवा वृषः परम् उभयथापि ग्रहीतुं शक्यते स्निग्धोष्णः मधुरः गुरुः बल्यो बहुमलः यथा सर्वाङ्गात् स्फुटकीर्ते इत्येतस्मिन् अनुभवविषये मया निगदितम् माशः शीघ्रं पुंस्त्वं ददाति एतदपि महत्त्वपूर्णम् राजमाशः सररुच्चः कफशुक्राम्लपित्तनु Rajamashe is generally translated as Chavadi. Sara Rucha Kafa Shukra Amla Pittanut. So ये कफ शुक्र और अम्ल पित्त इन सभी में राजमाश उपयुक्त है स्वादु वातलः रुक्षा कषायो विशद और गुरु स्वादु वातल है रुक्ष कषाय विशद और गुरु उष्णा कषाय पाके मलाः कफशुक्रा नीलापहाः कुलत्थाग्राहिणः कास हिक्काश्वासार्थसंहिताः कुलित जो है कुलिरा कहते हैं उष्ण कषाय अम्ल विपाके कफ शुक्र वातापह तो ये शुक्रनाशन भी है ये एक अहम चीज है और खास करके कफ के लिए अच्छा है वात के लिए भी अच्छा है ग्राही कास हिक्का श्वास अर्शस तो हिक्का श्वास कास इसमें
कुलत्थ का यूज भलीभांति प्रयोग में लाया जा सकता है। और मैं भी करता हूँ। पित्त का अगर अनुबंध है तो नहीं देना है, क्योंकि ये उष्णवीर्य और अम्ल विपाकी है और अश्मरी भेदन भी अच्छा है। तो उस हिसाब से इसका प्रयोग कर सकते हैं। मधुरा मधुराः पाके ग्राहेण रूक्षशीतलाः मकुष्टकाः प्रशस्यन्ते रक्तपित्तज्वराः। मधुर रस मधुर विपाक ग्राही रूक्ष शीतल ये मकुष्टका मटकी इसके गुणधर्म में है। रक्तपित्त ज्वरादिषु, रक्तपित्त एंड ज्वर ये उपयुक्त है। ये कृमिकारक भी है, ये एक बात ध्यान में रखनी है। और फिर उसके हिसाब से उसका सेवन करना है नहीं करना है इसके बारे में सोचना है। दूसरी चीज, इसको स्प्राउट बना के खाने का ज्यादा प्रचलन है। तो जैसे कि परसों सुना था कि इसमें विटामिन बी 12 आ जाता है, प्रोटीन तो है इसमें, विटामिन ई भी अंकुरित जब होता है तो विटामिन ई भी आता है, ये भी एक कहना है आधुनिक इसका आहार शास्त्र का। हाँ, लेकिन हमारे हिसाब में वातवर्धक ज्यादा है। और ग्रंथों के अनुसार रक्तपित्त और ज्वर इसमें प्रशस्त है। रूक्ष शीतल होने के कारण वात प्रकोप, और खास करके अगर स्प्राउट करेंगे तो तकलीफ देने वाले इस प्रकार। वैसे ऐसे ही मकुष्ठ, ये कुलमाश फॉर्म में उसड़ जिसको बोलते हैं, लेने की परंपरा है। और सभी सिंधी वर्ग जो है वो इस प्रकार से बनाने में लहसुन और प्याज का इसमें प्रयोग करिए, बेहतर है, क्यों ये सभी रूक्ष और वातवर्धक इस प्रकार के हैं। तो लहसुन और प्याज का उसमें प्रयोग करिए, बेहतर इस प्रकार का है। अगर रक्तपित्त में मकुष्ठ का प्रयोग करना है तो नहीं लेना है, लेकिन ये पथ्य के रूप में ज्यादा बताए नहीं जाते, ये थोड़ा सा है। चणकाश्च मसूराश्च खंडिका सहरेण वहा लघव शीत मधुरा कषाया विरुक्ष कषाया विरुक्षणाः पित्तश्लेष्मणि शस्यन्ते सूपेषु आलेपनेषु च। तो चणक मसूर खंडिका मालूम नहीं, सहरेण हरेणु। ये लघु शीत मधुर कषाय और विरूक्षण है, ये सबसे अहम चीज है। तो शायद हम इसका यूज विसर्प के प्रारंभ की अवस्था में आधव्यवहित विसर्पेषु हितम लंघन रूक्षणम। तो शीत मधुर है और विरूक्षण है, तो उस हिसाब से उसका यूज देना इन सभी का ये फायदेमंद इस प्रकार का होगा। कडधान्यात उसळीत लिंबू पिळून घेतले जाते। ये भी ठीक है, वो अम्ल रस वातानुलोमन करने वाला इस प्रकार का है, तो उस दृष्टि से ये महत्वपूर्ण इस प्रकार का रहेगा। तो पित्त श्लेष्मणि शस्यन्ते, इनका पित्त और कफ में प्रयोग प्रशस्त है। और सूपेशु आलेपनेषु च, सूप बनाने में या आलेपन में भी ये अच्छे हैं। तो चणक का प्रचलन वहाँ उत्तर प्रदेश में ज्यादा है, पंजाब उत्तर प्रदेश वगैरह इस प्रकार। मक्की मकई की रोटी और चने की दाल, ये रोटी चनाई। और शायद ये साउथ में भी प्रचलन है। मलेशिया में वेजिटेरियन फूड मिलना काफी मुश्किल होता है, तो उसमें सुबह ये रोटी चने मिलती है। मक्के की रोटी और हरभरे की सब्जी, यानी कि दाल, हरभरा की दाल, चने की दाल, और काफी अच्छी रहती है। लेकिन अगर बाद में खाना खाना है तो आपका घर है किसी का तो ठीक है, लेकिन अगर घर नहीं है, बाहर ही खाना खाना है, तो ज्यादा चॉइसेस नहीं रहते। ज्यादा से ज्यादा चाइनीज में जाओ और वेज नूडल, वेज राइस इस प्रकार का ले लो, नहीं तो मैकडोनाल्ड में जाकर चिकन बर्गर विदाउट चिकन ऐसा ले लो।
तो उसको पहले समझ में ही नहीं आता चिकन बर्गर विदाउट चिकन, क्या बता रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं इस प्रकार से। और वो आनंद से दे देता है क्योंकि उसकी प्राइस बच जाती है, उसके पैसे बच जाते हैं। लेकिन विदेशों में ये बड़ी समस्या है कि नॉनवेज का ही प्रचलन बहुत ज्यादा है। एक फालाफेल किचन करके होता है, जिसमें ये टर्किश ब्रेड और उसमें फिलिंग रहते हैं, सैलेड जैसे। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है फालाफेल, अगर कहीं पे मिलता है वो। मलेशिया में तो हमने नहीं देखा, लेकिन यूरोप में, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया वगैरह के कंट्रीज में फालाफेल मिलता है इस प्रकार का। तो इसमें ये रोटी चने ये भी एक अलग चीज है, जो मलेशिया में खास कर मिलती है। और यूपी पीपल यूज दिस भिगोए हुए चने for breakfast on daily basis, mostly the labor class. According to them, it gives them strength to do hard work. अच्छा है। स्प्राउट्स या भिगोए सिर्फ, शायद स्प्राउट्स नहीं है, सिर्फ भिगोए हुए है। वैसे महाराष्ट्र में जलेबी की पद्धति, महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश में कि जलेबी खाना और उसके ऊपर दूध पीना, ये प्रचलन में था। ये अभी छूट गया, महाराष्ट्र में तो वड़ा पाव शुरू हो गए। वो तो बिल्कुल गलत है, नॉट स्प्राउटेड। ओके, तो हम मातुड़ मातुड़ करके उसको नहीं लेना है, ऐसे बोलते हैं ये, विशेषतः चणक को। तो लघु शीत मधुर कषाय इस प्रकार विरूक्षण होने के कारण वातवर्धक है, उसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन पित्त और कफ के लिए अच्छे है। और पैलवान मंडळी पण सकाळी भिजवलेले, हाँ, हरभरे खातात ग्रामीण भागात। ओके। तो ये जो है बलज्ञ भी है और बल देने वाले भी है, ऐसा थोड़ा सा है। दूध जलेबी या दही जलेबी भी प्रचलन में। हाँ, दही जलेबी नहीं है, दूध जलेबी ही है। दूध जलेबी खाकर दूध पी जाना, ये ज्यादा प्रचलन है। तो ये ठीक है अगर जो कष्टकरी वर्ग है और उन्हें ताकत चाहिए, हाँ, तो ये अच्छा चॉइस इस प्रकार का है। हाँ। तो सुपेश आलेपनेश, इवन फॉर आलेपन ये अच्छा है, चणक मसूर वगैरह वगैरह। तेषा मसूर संग्राही कलायो वातल परम। तो मसूर संग्राही है, इसलिए प्रमथ्या के रूप में अतिसार में मसूर का प्रयोग आता है। मैं भी बताता हूँ। कलायो वातल परम, कलाय जो है वो सबसे ज्यादा वातकर इस प्रकार का है। और भी है ऑफ सीजन फ्रोजन पीस, मटर, ये मिलते रहते हैं। और पाव भाजी वगैरह में इसका ज्यादा प्रचलन है। तो यह सबसे बड़ा वात प्रकोप इस प्रकार का करने वाला है। चरक विष्टन भी होतो, पण त्यासाठी काय उपाय योजना? चणा चणा चणक विष्टन भी होतो। तो इसमें स्नेहाढ्य बलिवीर योग्य विशेषा छिपी जाते हैं, स्नेह उसमें ज्यादा होना चाहिए। और लहसुन और प्याज इसका प्रयोग करेंगे तो उसका वातकर्तृत्व जो है थोड़ा कम हो जाएगा इस प्रकार। अभी ये दूसरा एक आता है, याद नहीं आ रहा। चना भटूरा, तो वो मैदे का बनता है भटूरा जो है वो, और तली हुई चीज रहती है, तो ये काफी गुरु हो जाता है।
चना भी इस प्रकार से गुरु है और ये भी गुरु इस प्रकार का है। स्निग्धोष्ण मधुर स्तिक्त कषाय कटक तिल। तिल जो है छोले भटूरे ये स्निग्ध उष्ण मधुर तिक्त कषाय कटु, ये 4 रस है। त्वचा केशश्च बल्यश्च वातग्न कफपित्त। तो त्वच है, केश्य है, बल्य है, वातग्न है, कफपित्त, मेघ्य भी है तिल। ये एक अलग चीज है, यहाँ पे नहीं आया है लेकिन दूसरी जगह मेघ्य भी बताया गया है। जब ये शिष्योपनियनीय अध्याय बताते हैं तो उसमें गुरु आदेश देता है कि मेध्य द्रव्य लेके आओ इस प्रकार को शिष्य को। तो हमने इस दृष्टि से कुष्मांड ये शुरू किया था, कुष्मांड की वड़ी उसमें प्रसाद के रूप में रखने के, और वो गुरु उसको प्रसाद के रूप में दे देता है बाद में इस प्रकार से। लेकिन इस प्रकार से तिल का भी अगर तिराची वड़ी इस प्रकार से बनाते हैं तो वो भी एक मेध्य हो जाएगा। और संक्रांति के नजदीक ये है गुरुकुल आरंभ होता है तो ये आसान होता है, आसानी से तिलगुड़ या तिराची वड़ी मिल सकती है इस प्रकार से। और ये तिल विचित्र प्रत्यय रत्न द्रव्य है तो कफ पित्त कृत है और वात शामक अच्छा इस प्रकार का है। तो उसी के बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा। मधुरा शीतलो गुरुभ्यो बलज्ञो रूक्षणात्मिका सस्नेहा बलवीर्योज्जा विविधा शिंबी जातयः। तो ये शिंबी जाति जो है सभी मधुर शीत गुरु बलज्ञ और रूक्षणात्मक, तो बल का नाश करने वाले इस प्रकार का है। तो स्नेहा सस्नेहा बलवीर्योज्जा, बलवान व्यक्ति को ही इन्हें खाना है, अबल व्यक्ति को इसको नहीं खाना है। अभी जो प्रोटीन डाइट का प्रचलन चल रहा है, प्रोटीन ज्यादा होना जरूरी है डाइट में इस प्रकार, वो पचाने की शक्ति है या नहीं ये देखना भी बहुत जरूरी है। अगर पचाने की शक्ति नहीं है और प्रोटीन ही लेना है तो शायद यूश ये ऑप्शन ज्यादा अच्छा है, क्योंकि द्रव रूप होने के कारण ये ज्यादा भारी इस प्रकार का नहीं होता, और उसमें अगर हम व्यंजन डालेंगे तो ये ठीक है, स्वाद भी बढ़ता है और पचाने भी हल्का इस प्रकार का होता है। लेकिन ये जो अभी प्रचलन है चौरस आहार करके, एक हरी सब्जी होनी चाहिए, एक दही की कटोरी होनी चाहिए, रोटी होनी चाहिए, दाल होनी चाहिए, चावल होना चाहिए, वगैरह वगैरह इस प्रकार से। और फिर तुम्हें प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट वगैरह वगैरह सभी पदार्थ उसमें मिल जाएंगे। और विटामिन के लिए खासकर फल लेने चाहिए, ऐसा थोड़ा सा है। तो इसके बारे में थोड़ा ध्यान देना जरूरी इस प्रकार का है। तो एक कफ पित्तग्न है, वात प्रकोपक इस प्रकार के हैं, और इसीलिए शायद बलग्न बताया गया है। प्राकृतस्तु बलम श्लेष्मा विभुतो बल उच्च प्राकृत कफ को बल कहा गया है और उसी को ओज भी कहा गया है। तो शायद ये बात बनती है कि ये कफ को नाश करने वाले हैं, इसलिए बलग्न इस प्रकार के है। अगर बलवान व्यक्ति है तो ये सहन कर लेगा, और वातग्न कार्य जो उसका है वो स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। तो ये बड़ी दिक्कत वाली बात है, इसको बलग्न कहा गया है। और लोगों में प्रचलन ये बल देने वाला, जैसे कि चणक वगैरह के बारे में बात हुई कि ये बल देने वाला है इस प्रकार का है। तो कैसे बारे इसके बारे में सोचिए, ये एक अनूठा सवाल इस प्रकार का है। लेकिन हम ग्रंथों पर ही जाए वो बेहतर ऑप्शन है। उसके साथ में अगर मधुर वगैरह इस प्रकार के पदार्थ रहेंगे जो बल देने वाले इस प्रकार के हैं, तो शायद ये बलग्न परिणाम उतना नहीं दिखाएगा। और जो वात कर्तृत्व है उनका, उसको स्नेह और ये लक्ष्मण त्याग इसके द्वारा अगर कंट्रोल करेंगे तो ये
सेवनीय हो सकेंगे, नित्य सेवनीय नहीं रहेंगे, लेकिन हफ्ते में 2-3 बार इस प्रकार से लेने में ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी इस प्रकार से। अभी होटल्स में या हॉस्टल्स में रेगुलर हरी सब्जी कम ही रहती है। होटल्स में तो ये बहुत सारे होटल्स में ये प्रचलन है कि हरी सब्जी होती ही नहीं, क्योंकि वो हर रोज लाना, कट करना और उसकी सब्जी बनाना ये काफी मुश्किल हो जाता है। तो दाल बनती है और इस प्रकार से कुछ आलू बनता है, क्योंकि आलू की सब्जी बनाने में आसान है और रख सकते हैं, उसको स्टोर कर सकते हैं। और बाकी ये चना वगैरह इस प्रकार के बना देते हैं, मसूर चना इस प्रकार से उसड़ जिसको बोलते हैं। तो एक दाल अलग रहेगी और ये उसड़ अलग रहेगी, और यही हर रोज लोगों को खिलाते हैं। तो ये अच्छा नहीं है उसमें कोई संदेह नहीं है। हरी सब्जी या ताजी सब्जी होना जरूरी है इस प्रकार से, लेकिन वो लाना और दे देना ये काफी मुश्किल इस प्रकार का हो जाता है अगर हर रोज इस प्रकार से करना है। शिंबी रूक्षा कषाय च कोष्ठे वात प्रकोपिनी न च वृक्षा न चक्षुषा विष्टभ्य च विपच्य। तो ये रूक्ष है, कषाय है, कोष्ठे वात प्रकोपिनी है। तो कोष्ठ में वात प्रकोप करने वाला इस प्रकार का है। और न च वृक्षा न च चक्षा, वृक्ष भी नहीं है, चक्षुष भी नहीं है, विष्टभ्य च पच्यते, और विष्टम्भ करके हुए उसका पचन होता रहता है। डी फ्लोर हे जे आता सध्या आपण देतो ते पण नित्य सेवनीय नाहीये का? नाही ना, त्यात पण शिंदी वर्गातले द्रव्य आहे। ये सही है। ये प्रयोग जो उसका है वो डायबिटीज के लिए है, ये एक अहम चीज है। अभी डायबिटीज में और प्रमेह में अंतर करना चाहिए। ये हमारी बड़ी समस्या है कि एलोपैथी में एंटी डायबिटिक चाहे टैबलेट हो या इंसुलिन हो, वो देने पर शुगर पे तुरंत काबू पाया गया ऐसा दिखता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो इसको ये नहीं करते, इससे उनका उनके ऊपर परिणाम नहीं होता। लेकिन आमतौर पे एलोपैथी पॉपुलर क्यों हो गई, इसका एक अहम कारण है कि सिम्टोमेटिक, और ये सिम्टम केवल लक्षण जो रुग्ण संवेदी है वैसे ही नहीं, पैथोलॉजिकल सिम्टम, हाई ब्लड प्रेशर है, हाई शुगर लेवल है, हाई थायराइड है या हाइपर थायराइड है, ब्लड प्रेशर ज्यादा है वगैरह, इन सभी में ये दवा ले लो, आपका ये कंट्रोल हो जाएगा और सो कॉल्ड नॉर्मल तक आ जाएगा। और ये दिखाने से और लक्षण भी उसके साथ चले जाते हैं, ये भी एक अहम चीज है कि अगर ब्लड प्रेशर बढ़ गया हो, ब्लड प्रेशर की टैबलेट ले ली, नॉर्मल हो गया, तो उसके जरिए जो भी भ्रम वगैरह इस प्रकार के सिम्टम्स है वो भी चले जाएंगे इस प्रकार से। तो यहाँ पे ऐसा होता है कि देखो इस प्रकार का कार्य निष्पन्न हुआ है और ये हमने दे दिया, ये कार्य मिट गया इस प्रकार से, या सिम्टोमेटिक रिलीफ उसमें मिल गया। तो लोगों को विश्वास रखने में ये काफी मददगार इस प्रकार का होता है। हमारे दृष्टि से पहला कदम जो है संक्षेपतः क्रिया है वो निदान परिवर्जन ये है कि निदान का त्याग करना इस प्रकार से। इसलिए निदान ढूंढना चाहिए। बहुत सारे आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर्स भी डिटेल हिस्ट्री नहीं लेते हैं, तो क्या निदान ढूंढेंगे, कारण क्या ढूंढेंगे इस प्रकार से। और वो भी एलोपैथी जैसे सिम्टोमेटिक रिलीफ दवाइयों के प्रयोग से जो रोग प्रतिनिक इस प्रकार की दवाइयां हैं उनके द्वारा अगर सिम्टोमेटिक रिलीफ देते हैं, तो ये एलोपैथी हुई है, आयुर्वेद नहीं रहा इस प्रकार से। ये सब करने के बावजूद पेशेंट्स क्लिनिकली अच्छा होता है, लेकिन सिम्टम्स ये जो पैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन है, रेडियोलॉजिकल है, उसमें अंतर नहीं आता, वो वैसे ही रहते हैं। चाहे हमारे डायबिटीज का पेशेंट आ गया
और उसको सिम्टम्स है, बहुमूत्रता है या थकान है वगैरह, तृष्णा ज्यादा है वगैरह, दवाइयाँ दे दी कि बहुमूत्रता कम हो गई, तृष्णा कम हो गई वगैरह, क्लिनिकली पेशेंट सुधर गए। फिर भी शुगर वैसी ही है, शुगर तो कम नहीं हुई इस प्रकार से, उसको कम होने में काफी समय लगेगा ऐसा है। और हमारे यहाँ निदान मूत्र के आधार पर है, और एलोपैथी में रक्त के आधार पर। मूत्र वर्ण प्रभेद है न भेदो महेश कल्पित, ये जो हमारा सूत्र है, तो मूत्र का परीक्षण करना जरूरी है। और हमारे हिसाब में मूत्र में परिवर्तन आ गया तो डायबिटीज कंट्रोल हो गया, वास्तव में प्रमेय हमारे हिसाब से कंट्रोल हो गया। लेकिन ये बताता है कि ये रेनल थ्रेशोल्ड भी होता है, और फिर जब तक ब्लड में शुगर नहीं कम होती तब तक डायबिटीज कंट्रोल हुआ ऐसा नहीं बताता इस प्रकार से। वास्तव में वो भी डायबिटीज कंट्रोल नहीं होता है, शुगर कंट्रोल। डायबिटीज वैसा ही काम करता रहता है, इसलिए तो रिटाइनेबल नेफ्रोपैथी ये सब होते रहते हैं इस प्रकार से। तो अभी एक जरूरत ऐसी है कि जो सिम्टोमेटिक रिलीफ दिखाए, हाँ, ये जो इस प्रकार के जो इन्वेस्टिगेशंस है उसके बारे में रिजल्ट दिखाए, तो शायद आप चिकित्सा करते रहे, मूल रोग की पथ्य परहेज बताते रहे, लेकिन जब तक ये काउंट्स में वो नीचे नहीं आते तब तक मरीज मानता नहीं है कि हाँ आयुर्वेद की दवा खा असर हो रहा है। और ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम ही बड़ा हो जाता है कि अरे मैं दवा ले रहा हूँ, मुझे ठीक लग रहा है, लेकिन शुगर उतनी ही है, ब्लड प्रेशर उतना ही है वगैरह वगैरह इस प्रकार से। तो मैं कैसे समझूं कि मैं ठीक रहा हूँ, ठीक हो रहा हूँ इस प्रकार से। और इससे डिप्रेशन आ जाता है, फिर रोग बढ़ जाता है और एलोपैथी वाले बताते रहते हैं नहीं इससे होने वाला नहीं, आयुर्वेद से कुछ होने वाला नहीं है, आपका एलोपैथी की ही दवा लेनी पड़ेगी और उसी से ये कम हो जाएगा इस प्रकार से। तो ये बड़ी दिक्कत वाली बात है। तो अभी फिलहाल हमें इस तरीके से जो एलोपैथी के दृष्टि से पैरामीटर्स में चेंज लाए, ऐसा भी कुछ करना है। डी फ्लोर उस प्रकार का है। आपको अगर आयुर्वेदीय निदान प्रमेह है तो प्रमेह की भलीभांति चिकित्सा करनी है, अगर आपका निदान कुछ और है तो उसके आधार पर आपको चिकित्सा करनी है। लेकिन एलोपैथी के हिसाब से डायबिटीज है, क्योंकि ऑकरेंस ऑफ हाई शुगर लेवल इन ब्लड इज डायबिटीज। जैसे कोविड 19 पॉजिटिव मिला तो कोविड 19 पॉजिटिव, सिम्टम्स हो ना हो कोई संबंध नहीं। उसी प्रकार से शुगर लेवल हाई है तो आपको डायबिटीज है, बस, सिम्टम्स कोई होने की जरूरत नहीं है। हाई ब्लड प्रेशर है, थायराइड का प्रॉब्लम है, ये सभी के बारे में केवल एंड केवल ये ब्लड के पैरामीटर्स या बाकी रेडियोलॉजिकल पैरामीटर्स, इनको ही एलोपैथी ने अपना लिया है। और सभी समाज में मत परिवर्तन इस प्रकार से लाया है कि आप सिम्टम्स के बारे में सोचो मत, तुम्हें क्या हो रहा है, ठीक लग रहा है नहीं ठीक लग रहा है, उसका कोई संबंध नहीं। ये रिपोर्ट्स नॉर्मल है तो आप नॉर्मल है, ये रिपोर्ट्स abnormal है तो आप नॉर्मल नहीं है इस प्रकार से। और ये मानसिकता इतनी दृढ़मूल हो गई है कि उसमें से लोगों को निकालना काफी मुश्किल इस प्रकार का। तो जब मैंने ये देखा कि ये डिफ्लोर आटा शुरू करने से शुगर लेवल कंट्रोल हो जाती है, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज भी कम हो जाता है, ये भी कम होता है, टाइप 1 डायबिटीज में भी रिजल्ट्स मिलते हैं इस प्रकार से। तो टाइप 1 में रिजल्ट्स मिलना काफी मुश्किल है। हाँ, उसके तो मरीज कम आते हैं, इसकी लॉबी बहुत स्ट्रांग है इसके बारे में एलोपैथी की। लेकिन फिलहाल अगर उसमें रिजल्ट्स मिलते हैं तो हम लोगों को बताने के लिए ये अच्छा है। साथ में ये ध्यान में रखना है कि ये बलग्न है, रूक्ष है वगैरह वगैरह, ये सब चीजें अपकर्पण का प्रकोप करने वाला है। तो फिर उसको हम कैसे निपटाएंगे? तो बेटर ऑप्शन है कि उसके साथ में घी का ज्यादा प्रयोग करें, क्योंकि ये भर्जित है। दूसरी भी चीज ऐसी है कि ये शिल्बी है और ये भर्जित है। तो भर्जित धान्य ये रूक्ष तो हो जाते हैं लेकिन औरुष भी होता है।
तो उस अवृषता को दूर करने के लिए उसके साथ में स्निग्ध और शुक्रवर्धक ऐसा कुछ लेना जरूरी है। तो उसके साथ में काफी घी लेना जरूर इस प्रकार का रहेगा। और फिर ये समसत्व घृत प्राशाभ्यास ये जो एक बताया गया इसमें उदावर्त करने की क्षमता है, क्योंकि ये बात वृक्ष बढ़ाने वाला और फिर कॉन्स्टिपेशन भी कर सकता है। तो उस हिसाब से उसको काउंटरएक्ट कैसे करना है ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो एक दफा समसत्व घृत प्राशाभ्यास इस प्रकार का अगर कहीं तो घी की मात्रा उसमें ज्यादा इस प्रकार की हो जाती है और उदावर्त हर है। तो मैं अभी थोड़ा सा इसके बारे में जिक्र कर रहा हूँ कि ये सिम्टोमेटिक रिलीफ यानी कि काउंट्स में कमी जरूर लाता है। तो ठीक है कि उसको शुगर कम करना कराने के लिए करे और साथ में उसके दुष्परिणाम न हो इसके लिए प्रयास करते रहे। व्यवहारात उलटे विचार अबाउट आहार कसे रुजले आहेत, फॉर एक्झाम्पल दही शीत आहे उष्ण ऋतूत खावे, चणे बल देणारे एक्सेट्रा, उपलब्ध वस्तूचे विकण्यासाठी एक्सेट्रा काही कारणे असतील का? इसमें ऐसा है ऑथेंटिक आयुर्वेद करने वाले बहुत कम लोग हैं जिनका ग्रंथों से संबंध है और उसी के द्वारा प्रचार प्रसार करते रहते हैं इस प्रकार से। तो वो बता सकते हैं कि क्या सही है क्या नहीं है इस प्रकार। ये जो है वेणुमाधव शास्त्री जोशी की एक किताब है याद नहीं गवर्नमेंट की पब्लिकेशन है और उन्होंने काफी जिक्र किया था आहाराने रोग हरा आहार रहस्य भाग 1-2 और आहार रहस्य भाग 1 से 5 ये रमेश नावल की किताबें हैं। उन्होंने क्या किया है कि गुणधर्मों के बारे में कुछ बताया नहीं डायरेक्ट उपयोग के बारे में बताया कि ये इसमें प्रयोग कर सकते हैं और इसमें ये सावधानी बरतनी है वगैरह वगैरह इस प्रकार से। तो ये शायद बात होती है आम लोगों तक पहुंचाने की। लेकिन ऐसा है कि जो अभी प्रचलन है उसको कैसे दूर करें। मेरी किताब है आयुर्वेदिक जीवनशैली आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल जिसमें काफी इसके बारे में मैंने जिक्र किया है और लोगों को समझाने की कोशिश की है। लेकिन ये कितना प्रयास है वो बहुत छोटा प्रयास है और वैद्यों में भी ये प्रचलन ज्यादा नहीं है या बीएमएस डॉक्टर्स में भी प्रचलन नहीं है। वो भी सभी इसी प्रकार के गैर समझ लेके आगे चलते रहते हैं। विकृत क्लेद और स्नेह और कफ शोषण यासाठी हा उपयोगाचा होईल पण यात किती दिवस कवा कसे वापरायचे असे तत्व ठेवून उपयुक्त होईल ये तो सही है। लेकिन अभी ऐसी परिस्थिति है कि एक बार शुगर कंट्रोल हो जाती है तो एक मानसिक शांति मिलती है। ये भी एक अहम चीज है कि मेरी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही इसी का स्ट्रेस हो गया उसी से डिप्रेशन आ गया उससे रोग बढ़ता रहता है। तो अगर मेरी शुगर कंट्रोल हो गई है ये दिलासा हमें मिलता है तो बात होती है कि हम सुधरने लगते हैं सचमुच स्ट्रेस कम हो जाता है और फिर डायबिटीज भी कंट्रोल में आने लगता है। तो ये मानसिक भाव भी हमें ध्यान में रखना बहुत जरूरी इस प्रकार का है। वरण द्यावे उसमें कोई संदेह नहीं है वरण रोज द्यावे व्यत्यासात वापर। इसमें ऐसा है कि ये गेहूं और ज्वार वगैरह और चावल इसकी रिप्लेसमेंट है। तो शुरू में ऐसा भी कर सकते हैं कि एक दफा ये खाओ और बाकी दफा ज्वार की रोटी खाओ वगैरह वगैरह इस प्रकार से और बाद में धीरे धीरे कम करके रोटी कम करके सिर्फ इसी पे आ जाओ। लेकिन आपको जल्दी रिजल्ट चाहिए तो बेटर ऑप्शन है कि
दो ही दफा खाना खाओ, दोनों दफा यही खाओ, ये बेटर ऑप्शन इस प्रकार का है। और टेस्ट अच्छी है और रोटी सब्जी ले सकते हो, दाल और सब्जी साथ में ले सकते हैं, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं आती इस प्रकार। लेकिन ये बात को बढ़ावा देने वाली है, अ, अवरोध निर्माण करने वाली है और रुक्ष है, ये बात ध्यान में रखना जरूरी है। वजन भी कम होता है, ओबेसिटी के लिए भी काम करता है। तो अगर प्राकृतिक वजन कम होने लगा तो भी प्रॉब्लम इसमें है। Sir, sometimes people doesn't have any symptoms, but the pathology report shows the high sugar level. Then how to deal with this patient? इसमें ऐसा है कि दातार गुरु जी की अनुसार जो उदर परीक्षण करे और फिर उनके अनुसार जो भी दवा योग्य हो वो गिरीज वगैरह वो दे दे। ये एक तरीका हो सकता है। कारणों को ढूंढो व्यभिचारी हेतु अगर है कि वो सिम्टम्स नहीं दिखा रहे हैं लेकिन है, कारण है, जैसे कि दही खाना, विरुद्धान्न लेना वगैरह वगैरह, तो कारण बंद करो, उसके विपरीत कुछ देखो। तीसरा जो है वो पंचकर्म और रसायन करो, कौन सा भी रोग हो। दोष की अगर हम चिंता करेंगे, दोष को काबू में रखेंगे, तो डिसीज कोई भी हो, काबू में आ जाएगा इस प्रकार से। केवल ये जो पंचकर्म को दाद न देने वाले जो विकार है उनको छोड़कर, आट्यवाद, ये सूर्यस्तंभ जैसे, उनको छोड़कर बाकी विकारों में दोष पर अगर काबू पाएंगे तो वो काम हो जाएगा इस प्रकार। और चौथा ये मुद्दा रहेगा कि अगर आपको कुछ इस प्रकार के आहार द्रव्य या औषध द्रव्य मालूम हो जो इनके ऊपर इस प्रकार से काम करते हैं और उन लेवल्स को नीचे लाते हैं, तो उनका प्रयोग करो, चाहे आहार में हो चाहे औषध के रूप में इस प्रकार का हो। तो लोग इन्वेस्टिगेशन फिर से करेंगे तो पता चलेगा हाँ ये काम कर रहा है इस प्रकार। हर्डीकर जी की परंपरा में चने के आटे का बना हुआ मगज, जो शर्करा और घृत तीनों समान मात्रा में मिला के बनता है, वो अच्छा पुष्टिकर है और काफी मरीजों को देते थे। तो बेसन का लड्डू ये इसी इसी प्रकार का है। और घृत और शर्करा साथ में होने के कारण चने के जो दुर्गुण है, उसके जो अपाय होने वाले हैं वो कम नहीं रहेगा। विकृत क्लेद और स्नेह और कफ शोषण यासाठी हा उपयोगाचा होईल, पण यात किती दिवस व कसे वापरायचे असे तत्व ठेवून उपयुक्त होईल। तो यही है, दवा के जैसा प्रयोग करना, आहार के जैसा नहीं करना। वैसे हम कर रहे हैं आहार में, लेकिन दवा जैसे ये अपना कार्य होने पर, संपन्न होने पर उसको रिड्यूस करके बंद कर देते हैं, उसी प्रकार जब ये सेट हो जाएगा, शुगर लेवल सेट हो जाएगी, तो फिर से जो नित्य सेवनीय है वही सेवन करना है। चाहे ज्वार की रोटी हो या गेहूं की रोटी हो या पुराना चावल इस प्रकार का हो, तो उसी को सेवन करते रहेंगे तो ये प्रॉब्लम इस प्रकार की नहीं आएगी। लेकिन ये एक हमारे लिए अहम मुद्दा है अभी कि लोगों को रिजल्ट्स कैसे दिखाए। लोगों का मतलब है कि ये मेरा शुगर लेवल इतना था और ये कम नहीं हो रहा, तो आपकी दवा काम नहीं कर रही। ये जो लोगों का प्रचलन है, जो लोगों में प्रचलन है तो उसको हम कैसे निपटाएंगे, ये सबसे अहम समस्या है। और इसलिए इस प्रकार के अगर कुछ प्रयास है, हमारा एक प्रॉब्लम क्रिएटिनिन, पोटेशियम, फास्फोरस, इसके बारे में भी है किडनी फेलियर, कि क्रिएटिनिन कम हो गया थोड़ा सा लेकिन फास्फोरस बढ़ गया, क्रिएटिनिन कम हो गया लेकिन पोटेशियम बढ़ गया। अब पोटेशियम किस डाइट में है ये देखना, बंद करना, ये सब करने के बावजूद भी ये नहीं हो रहा इस प्रकार से। और फिर अगले वाले रिपोर्ट में देखता है कि फास्फोरस बढ़ गया इसलिए क्रिएटिनिन बढ़ गया, या फिर पोटेशियम बढ़ गया इसलिए क्रिएटिनिन बढ़ गया, इस प्रकार से। तो ये जो परिस्थिति है वो कैसे निपटाएंगे। और लोगों को चाहिए कि हाँ, सिम्टोमेटिकली रिलीफ है,
सूजन चली गई है, सांस लेने में तकलीफ नहीं है, इस प्रकार से उत्साह बढ़ गया है, दूध जा रहा है। लेकिन फिर भी ये पोटेशियम, फास्फोरस, क्रिएटिनिन, यूरिया ये कंट्रोल नहीं हो रहे, या कुछ कंट्रोल हो रहे हैं, कुछ नहीं हो रहे हैं, तो दिक्कत वाली बात हो जाती है। तो इन सभी के बारे में आयुर्वेद के दृष्टि से कैसे सोचना, ये एक अलग तरीका रहेगा कि पोटेशियम क्यों बढ़ता है, पोटेशियम हाई वाला डाइट कौन सा है, ये एक देखना पड़ेगा। और दूसरी चीज, उसका पचन किस प्रकार से हो, इसके बारे में सोचना। अगर हम मानकर चलते हैं कि किसी एक चीज में पोटेशियम ज्यादा है, तो उसके पाचन के लिए क्या अजीर्ण मंजरी में क्या मिलता है क्या? अगर मिलता है तो उसका प्रयोग करेंगे तो शायद पोटेशियम कम हो जाए। यही बात फास्फोरस की इस प्रकार की है। केले में फास्फोरस ज्यादा है, फास्फोरस के पचन के लिए इलायची बताई गई, तो मैंने थोड़ा सा प्रयोग किया कि फास्फोरस बढ़ रहा है तो इलायची हर रोज खाने के लिए कहा, लेकिन फायदा नहीं हुआ, फास्फोरस कम नहीं है। तो एक उदाहरण से तो नहीं बता सकते कि हाँ, इसी प्रकार से नहीं होगा, लेकिन ये एक अलग अभ्यास रहेगा। हाँ, और उसको हम कैसे करेंगे, शायद ट्रेडिशनल जो भी पदार्थ बनते हैं उसमें इनका विचार किया होगा। जो भी हमारे ट्रेडिशनल पदार्थ इस प्रकार के हैं, तो उसमें मूल द्रव्यों के गुणधर्मों पर नजर रखते हुए उसके साथ में जो सहयोगी द्रव्य दिए जाते हैं, जो संस्कार अलग से किए जाते हैं, तो उसके बारे में हम सोच सकते हैं। और उनका प्रयोग करेंगे तो शायद ये जो पैथोलॉजिकल इन्व्हेस्टिगेशन हम सुधार लोगों को दे सकेंगे। भावप्रकाश इत्यादी ग्रंथामध्ये धान्य, शुंभी धान्य बल्य सांगितले आहे कि बलग्न, मैंने मुझे अभी तो याद नहीं है, लेकिन देख कर बताए क्या बताया है। हमारे हिसाब में यथा पूर्व मुनिनाम प्रामाण्य यही बेहतर है। तो जो पहले वाले मुनि है चरक सुश्रुत, उनको प्राधान्य रहेगा, आगे वाले के जो ग्रंथ है उनका प्राधान्य नहीं रहेगा, महत्व उनका कम रहेगा। केवळ मुद्ग हेच शिंबीमध्ये श्रेष्ठ सांगितलेले आहे, त्यामुळे चणा जिथे जिथे वापरतात तिथे तिथे मुद्ग वापरणे तथ्यकर राहील। डी फ्लोअर पण केवळ मुद्गने किंवा मुद्ग युषाने रिप्लेस केले तर पथ्यकर होईल। मुद्गस्तु वरो अत्र अल्पचल अल्पचल। तो सही है, उसमें आधी क्वांटिटी मूंग की ही है, और ये आखा मूंग इस प्रकार का इस्तेमाल किया गया है। देखिए, बाकी भी है, उड़द भी है, ये भी एक अहम चीज है। हाँ, उड़द की दाल वैसे प्रमेह के लिए अच्छी नहीं है, फिर भी एक तो भर्जित है, और शायद ये जो वृक्ष स्निग्ध वगैरह जो उड़द के दाल के गुण गुण है, उसके आधार पर ये हाँ होता होगा। उड़्याला चणा भरपूर खायला जातात, अश्वायुर्वेद अलग ही है। तो उसके लिए अच्छा होगा, ऐसा नहीं बता सकते कि उसके लिए अच्छा नहीं है इस प्रकार से। एक गोवा में दादा वैद्य करके एक वैद्य हुए थे, और गोवा पुर्तगीज सरकार ने उनका स्टैचू बनाया था, खड़ा किया है, अभी भी है। तो ये मशहूर थे मूत्र परीक्षा के बारे में, और जो भी मरीज मरीज को लेके जाने की जरूरत नहीं थी कि उसका मूत्र लेके जाना, वो बैठे रहते थे और कंपाउंडर वो मूत्र उनके सामने फेंक देता था पृथ्वी पर, और फिर वो पढ़ते हुए देखकर वो बता देते थे कि हाँ इसके लिए ये दवा दे दो। और काफी रिजल्ट्स अच्छे थे कि केवल इस प्रकार से परीक्षण करने से, बाकी कुछ भी परीक्षण नहीं, फिर भी ये
रिजल्ट्स अच्छे आते थे और पोर्तुगीज सरकार ने उनका स्टैचू बनवाया, ये भी एक अहम चीज इस प्रकार की। और वैसे तिबेटन आयुर्वेद ने मैंने सुना कि वो भी मूत्र परीक्षा के ऊपर 200 गुणों का अंकों का परीक्षा अंकों की परीक्षा रखना चाहते थे। तो उनका कहना था कि उनके यहाँ काफी इसके बारे में ग्रंथों में वर्णन है, तो वो कर सकते हैं। डीप फ्लोर एक प्रोडक्ट है, अभी स्वाति मोहित है, हाँ, उसका जिक्र कर रही है, वो बना रही है बड़े पैमाने पर। और हमारे क्लिनिक में भी हमने रखा है और बहुत सारे मरीजों का अभी चालू है इस प्रकार से। तो ये मेनली शिव धान्य का ही है, बाकी नहीं है। और मूंग उसमें प्रधान है। पूरा फॉर्मूला तो उसने डिस्क्लोज नहीं किया है फिर ऐसा ही बताया है इस प्रकार से। और ये केवल शुगर कम करने के लिए ही है। लेकिन जो भी इंसुलिन डिपेंडेंट पेशेंट है, जुवेनाइल डायबिटीज के पेशेंट है, या फिर जिनकी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही हो, इन सभी में इसके रिजल्ट अच्छे हैं इस प्रकार का। आर्द्रभृष्टो बलकरो रोचनश्च प्रकीर्तितः असे चरणबद्दल सांगितलेले आहे, ते इतर शिंपी धान्याबद्दल लागू होईल का? ये अच्छा हुआ कि तूने रेफरेंस दे दिया। आर्द्रभृष्ट तो भिगो के फिर उसको भृष्ट करना है, तो ये एक अलग ही चीज है। ये काफी दूसरे बारे में भी ये प्रक्रिया चलती रहती है कि पहले आर्द्र करना और फिर भृष्ट करना इस प्रकार से। तो आर्द्र करने से क्लेदन बढ़ता है और पचन होने में सहायता होती है, और फिर भ्रष्ट होने के कारण वो क्लेद निकल जाता है उसमें से और हल्कापन आ जाता है। तो शायद इस तरीके से अगर हम करेंगे तो इसके दोष कम हो जाएंगे। आपला फॉर्म्युला बनवून तयार ट्राय करून बघता येईल, बघू शकतो, हो सकता है लेकिन मैंने अभी ज्यादा जिक्र नहीं किया है इसमें। एक बार मैंने बनाया था, उसकी टेस्ट थोड़ी सी अलग अलग थी इस प्रकार से। तो हो सकता है वास्तव में सुनील इनामदार से आया है। सुनील इनामदार इस प्रकार का करता था और उसका फॉर्मूला तो वो दे देता था कि ये करो इस प्रकार से। इसमें कुछ परिवर्तन किया मैंने, उसी के आधार पर किया था लेकिन ऐसा है कि डायबिटीज के पेशेंट्स बहुत है, पूरे विश्व भर में है और भारत में तो बहुत ही ज्यादा है। तो इसके लिए मार्केट अच्छा है स्वाति मोहिते ने इसका पेटेंट रजिस्टर किया है और मार्केट करने की बात कर रही है इस प्रकार से, कर रही है मार्केट बड़े पैमाने पर मार्केट। फुटाने बलकरा असेल का है, लेकिन फुटाने कैसे बनाते हैं मुझे मालूम नहीं है कि ये भी पहले भिगो के फिर भ्रुष्ट करते हैं। और ये दूसरा जो चना जोर गरम ये प्रचलन में है, हाँ, तो उसके मसाले डालने से उसका एक अलग स्वाद है। और चने का ही है, लेकिन चुपिट का इस प्रकार का फॉर्म है, तो उसके बारे में भी थोड़ा अलग इस प्रकार का सोचना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि ये सभी जो सिद्धि वर्ग है, ये अगर पानी में भिगोकर फिर बाद में भ्रुष्ट करके इस प्रकार के ले लेंगे तो शायद हमें दोनों अ, लाभ उसमें से प्राप्त होंगे कि क्लेदन होने के कारण पचन में थोड़ा हल्कापन आएगा, और वैसे भी अग्नि संस्कार के जरिए ये भ्रष्ट होने के जरिए हल्का इस प्रकार का हो जाएगा। तो ये शायद चणको हरिमंत स्यात् सकल प्रिय इत्यपि चणक शीतलो वृक्ष पित्तरक्त कफापः लघु कषायो विष्टंभी वातलो ज्वर नाशनः। सचांगरेण सभृश संभृष्टस्तैलभृष्टश्च तद्गुणः सचांगारेण संभृष्टः। तो अंगार के द्वारा किया गया संभृष्ट तैलभृष्टश्च तद्गुणः,
और तैल भ्रष्ट हो गया तो तदगुण यानी कि तैल का या अंगार का गुण उसमें आएगा शायद। आर्द्रभ्रष्टो बलकर रोचनश्च प्रकीर्तिता, तो ये बलकर है और रोचन है। तो जो उत्तर प्रदेश में जो प्रचलन है वो एक बार देखना चाहिए कि वो आर्द्रभ्रष्ट करते हैं क्या। शुष्कभ्रष्टोति रुक्षश्च वातपृष्ठ प्रकोपणः, शुष्कभ्रष्ट करेंगे तो अतिरुक्ष और वातकुष्ठ प्रकोपण। स्विन्नः पित्तकफम हन्यात् सूपक्षोभकरो मतः, स्विन्न है तो पित्त कफ का दूर करता है, सूपः क्षोभकरो मतः। आर्द्रोति कोमलो रुचः पित्त शुक्र हरो हिमः। वैसे आर्द्र चणक खाने की यानी कि ज्यादा प्रचलन नहीं है उसका, तो शायद उसके बारे में थोड़ा नहीं। कलाय खाते हैं इस प्रकार से, हरभरा पण खातात नुसता असा, गाळी भिजवून झालं हे मुळात ना अर्धा अशा स्वरूपाचा। स्विन्न पित्त कफम हन्यात सूपः क्षोभकरो मतः, आर्द्रोति कोमलो रुच्चः पित्त शुक्र हरो हिमा, कषायो वातरो ग्राही कपित्त हरो लघु। तो अच्छा हुआ कि ये रेफरेंस यहाँ पे दे दिया। तो मेरे ख्याल में अगर प्रयोग करना है तो आर्द्र भ्रष्ट इस प्रकार का करना बेहतर है। अभी एक बार देखना चाहिए कि ये किस प्रकार से बनाती है स्वाति मोहिते। वो भ्रष्ट तो करती है लेकिन मेरे ख्याल में शायद डायरेक्ट भ्रष्ट करती है। तो आर्द्र भ्रष्ट करके देखेंगे कैसा करना होता है। और फिर ये थोड़ा थोड़ा सभी का बारे में करेंगे, मूंग के बारे में करेंगे, उड़द के बारे में करेंगे वगैरह वगैरह इस प्रकार से। और शायद इसके क्या परिणाम होते हैं। आई हर्ड दैट बाजीराव पेशवा वाज फॉन्ड ऑफ ईटिंग फुटाणे ऑलवेज। ओके। चना जोर उकळून नंतर भाजतात प्रेस करून, तो आर्द्र और भ्रष्ट ऐसा ही है। तो ठीक है। तो बाजार में जो पदार्थ मिलते हैं, एक तो अगर भूख लगी होती है टाइम पास के लिए, ज्यादातर लोग टाइम पास के लिए खाते हैं। लेकिन अगर भूख रहती है तो क्या खाए, ये एक बड़ी समस्या होती है। तो अगर इस प्रकार से बनाते हैं तो चना जोर गरम भी अच्छा ऑप्शन है खाने के लिए। ये थोड़ा सा सोच सकते हैं उसके बारे में। रसपाचक सुंठ सिम्पटमॅटिक बीएसएल कमी करण्यासाठी वापरतो। उसाच्या अजीर्णावर सुंठ आलेली आहे। संतर्पणोक्त रुग्णात चांगला उपयोग होतो। संतर्पण में काम करने वाले बहुत सारे द्रव्य हैं, खास करके शिलाजतु जो है किसी भी फॉर्म में अगर दे देंगे। ये मधुसूदन वटी अथर्व फार्मेसी की है, शिलाजित को अमलकिया और हजदर की भावना है, वो भी अच्छा काम करती है। कथक खदेगादि कषाय ये काम करते हैं। ज्यादा दिक्कत जो है वो स्ट्रेस जिसमें ज्यादा है और उसके जरिए डायबिटीज कंट्रोल नहीं होगा, उसके लिए क्या करना है ये काफी मुश्किल होता है। वसंत कुसुमाकर देते हैं, बेटा मौसी देते हैं, व्यायाम योगाभ्यास भी करने के लिए कहते हैं, मेडिटेशन वगैरह। कुछ लोगों में फायदा होता है, ऐसा नहीं है कि फायदा नहीं होता। लेकिन ये सब करने के बावजूद भी शुगर लेवल कम नहीं है या नींद अच्छी नहीं आती, ये एक बड़ी समस्या है। और नींद नहीं हुई तो पचन नहीं है, पचन नहीं है तो गले पड़ेगा वगैरह वगैरह, इस प्रकार की चीजें होती रहती है।
और उसका मूल कारण विचार, ज्यादा सोचना, ये भी है। तो इसके बारे में कैसे करेंगे, उसके बारे में थोड़ा चणा जोर गरम बऱ्याच वेळेला तळून करतात, काही जण भाजून पण बनवतात। मैंने जो खाया है वो भर्जित ही खाया है, ज्यादा कभी खाया नहीं। बचपन में कभी ऐसा ही घूमते वक्त सामने दिखाई दिया, खा लिया, ऐसा है थोड़ा सा। तिलक कृष्ण सितो रक्त सवन्योल्पतल स्मितः, तिलो रस्से कटुस्तिक्तो मधुरस्तुवरो गुरुः। विपाके कटुक स्वादु स्निग्धोष्णा कफपित्तनु, कफपित्तनु। यहाँ तो कफपित्त कुर्त इस प्रकार का है, वातग्न है। त्वच्च केशश्च बल्यश्च कफ वातग्न कफपित्त कृत, ऐसा चरक का पाठ है और ये नुक्त खा रहे हैं। बल्य केशो हिमस्पर्श त्वच्च स्तन्यो व्रणे हितः, ये स्तन्य अलग प्रॉपर्टी आ गई इसमें। केश ये है, हिमस्पर्श त्वच ये है, अल्पमूत्र कृत ग्राही, वातघ्नो अग्नि मतिप्रदः। दंत्य है दांत के लिए, और इसके लिए एक योग आया है कि रात में दिल चबाकर खाना और ठंडा पानी पीना, इस प्रकार का। अल्पमूत्र कृत, तो मूत्र की मात्रा कम करने वाला। ग्राही, वातघ्ना, अग्निमति प्रदाह, अग्नि और मति ये दोनों देने वाला, इस प्रकार का है। कृष्ण श्रेष्ठ श्रेष्ठ तमस्तेषु शिखरो मध्यम स्थितः, तो कृष्ण श्रेष्ठ है। हमारे कोकण में कृष्ण तिल का ही प्रचलन है। तो हम सोच रहे थे कि श्वेत तिल लगाए, लेकिन मुझे थोड़ा सा याद था कि कृष्ण श्रेष्ठ है, तो शायद उसी को आगे लेकर जाएंगे। शुक्र लहा, तो कृष्ण तिल शुक्र भी है। मध्यमा सितः, अन्यो हीनतरा, अन्याहीनतरा प्रोक्ता तद्मे रक्तादयस्तिलाः, बाकी जो है वो हीनतर इस प्रकार के बताए गए। तिळ कफपित्तकर सांगितलाय भावप्रकाश, चित्त हर सांगितलाय, वही मैं सोच रहा था, यहाँ पित्त कफ पित्त कर बताया गया है। और तिल वातक है, इसके बारे में कोई संदेह नहीं है। और कुष्ठ में खास करके तिल का विरोध है, कुष्ठ बढ़ावा देने वाला, इस प्रकार का। तिलबल्लातकम पथ्या गुणश्चेति स्मार्तकम, ये योग कुष्ठ में आता है। तो फणसलकर जी का ये कहना था कि तिल का प्रयोग इसलिए इसमें किया है कि वो गामित्व रहेगा कुष्ठ की तरह, और भल्लातक का एक्चुअली शमन करने वाला है। तो ये हरितकी उसमें जो है, हरितकी में काफी गुण है, लेकिन हरितकी पोष्ट में लेके आकर उसको बाहर निकालने वाली है, क्योंकि गुड़ भी उसके साथ में है। तो ये बहुत प्रशंसा करते थे, बहुत अच्छा योग है, जिनको बंदा तक सूट होता है उनके लिए अच्छा है। मैंने इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन बनाने में आसान है और कर सकते हैं। तो कफपित्त हर के बारे में संदेह है। तद्गुण म्हणजे चणकाचे गुण, असा अर्थ असेल का? ये भ्रष्ट के बारे में बताया था ना। रसपाचक से सूंठ, ये कॉम्बिनेशन बना के देखेंगे। हम्म, तो गुण वाला कहाँ है? हाँ, सच अहंकारेण संभृष्ट तैलभृष्ट तद्गुणः। हम्म, हम्म। तो तद्गुणों का अर्थ लगाना काफी मुश्किल है यहाँ पे। और डायरेक्ट अंगार में उसका पचन करना मालूम नहीं है। हाँ, इस प्रकार का प्रचलन है क्या? तो थोड़ा करके देखना चाहिए, चूल्हे में करेंगे तो ज्यादा बेहतर है।
और तैलपृष्ठ से तो होगा। थोड़ा सा तद्गुण के बारे में थोड़ा सोचना ही पड़ेगा। पुरणपोळी म्हणून आपल्याकडे सणासुदीच्या काळात करतात, वो तो है। होली के दिन पर्टिकुलरली पुरणपोळी की जाती है, या ये नवरात्र में भी प्रचलन है काफी इसका। तो ये गुरु है, उसमें संदेह नहीं है। अब तक पण डायबिटीज आर डिफिकल्ट टू सॉल्व, ओबेज वंस आर इजी टू ट्रीट, ये तो सही है। तैलं स्वयनेव तत्र मुख्यं तीक्ष्णं व्यवाय च त्वग्दोषकृतचक्षुषं सूक्ष्मोष्णं कफ्पुरं च कुशानां रोहणायालं स्थूलानां कर्षणाय च बद्धविट्कं कृमिन्ने च संस्कारात् सर्वदोषिते उष्णत्वश्चो हिमस्पर्शे केशो बल्यस्तिलो गुरु अल्पमूत्र कटिपाके मेधाविनी कफपित्तकृत्। बट में है, हिंदी में है। Can we think when the fasting BSL is high and post meal is normal? इसमें थोड़ा सा ऐसा है कि खाना खाने के बाद अगर बढ़ती है तो सामता का संबंध है, और सुबह अगर बढ़ती है अन्न पचन होने के बाद तो वात का संबंध ज्यादा है। तो फास्टिंग शुगर अगर कंट्रोल नहीं हो रही है तो एक निद्रा अच्छी हो रही है नहीं हो रही है ये भी देखना है, और शुगर ज्यादा ही बनी रही है शरीर में, ये एक चीज रहेगी जिसका पचन नहीं हो रहा इस प्रकार से। तो खाने के बाद बढ़ती है तो अपतर्पण करेंगे तो रिजल्ट्स मिलेंगे। इसमें अपतर्पण ही उपयुक्त होगा ऐसा नहीं है। अगर फास्टिंग शुगर ज्यादा है तो शायद संतर्पण की भी जरूरत रहेगी। निद्रा कैसी है देखना है, और थॉट प्रोसेस कितनी है ये देखना है। अगर बहुत ही ज्यादा चिंता करने वाले हैं तो स्नेह का प्रयोग करना ये ज्यादा अच्छा इस प्रकार का है। तो ठीक है, कल फिर से इसके बारे में जिक्र करेंगे। आयुर्वेद प्रकांडो निगदितैः शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम्। रात्री उशिरा जेवण, गुरु भोजन, अजीर्ण, अनिद्रा एक्सेट्रा असेल तर फास्टिंग BSL वाढलेली आढळेल, ये तो सही है, तो देखना पड़ेगा उसके बारे में। कुशानां रोहणायालं स्थूलानां कर्षणाय च एवढी तीळ तेल हे खप कफकृत पण आहे आणि कफघ्न पण आहे असे तीळ तेलाचे गुणधर्म आहेत असे समजावे। तसेच तीळ बद्दल पण लिहू शकतो। टीकाकार ने इसके बारे में काफी स्पष्टीकरण दिया है, तो देखो स्रोतोरोध दूर करने वाला है इसलिए ये काम करता है। वैसे आसवरिष्ठ के बारे में भी इस प्रकार का वर्णन आता है, तो ये देख सकेंगे। ठीक है, अभी आज रुकते हैं, कल फिर से मिलेंगे।